हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। मैं माला मैम आप लोग के सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ प्रश्नोत्तरी, जो आपके ही लेसन द्वितीय पाठ जो है संस्कृत वैभवम, उससे आज का जो है प्रश्नोत्तरी है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग जो है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी में लगे होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोग का पेपर जो है बोर्ड का पेपर है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान से अच्छे से इसको पढ़िएगा। तो दूसरे पार्ट से हमारा प्रश्नोत्तरी है जो है पाटलिपुत्र वैभव, यानी पाटलिपुत्र का वैभव क्या है। तो पुस्तक से, लेसन से प्रश्नोत्तरी, मतलब उसके मूल पाठ से प्रश्नोत्तरी यहाँ पे है। तो आप लोग इस प्रश्नोत्तरी को ध्यान से और अच्छे से पढ़िएगा और आंसर देने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हमने जो है क्लास में सारे लेसन को अच्छे से लेसन को पढ़ा दिया है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार की राजधानी है। तो प्रश्न हमारा है, बिहार की राजधानी है। 4 ऑप्शन है। पहला है पटना, दूसरा गुजरात, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा बिहार। तो बिहार की राजधानी पूछा है, तो बिहार की राजधानी हमारा आंसर होगा पटना। क्या आंसर है? पटना आंसर हमारा बिहार की राजधानी है। ठीक है बच्चों, आइए दूसरे प्रश्न की जब चलते हैं। आप लोग भी उत्तर देने का प्रयास करिएगा। दूसरा है, बिहार राज्य की राजधानी नगर है। पहले ही लाइन में बच्चों जो जो लेसन हमारा था, उसी की पहले ही लाइन से प्रश्न है कि बिहार राज्य की राजधानी नगर है। तो क्या है? ऑप्शन ए है मगध है, बी है पाटलिपुत्र है, सी है वैशाली है, डी है पाटिलग्राम। तो बिहार राज्य की राजधानी नगर क्या है बच्चों? तो आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा है पाटलिपुत्र। क्या है आंसर? पाटलिपुत्र हमारा जो है बिहार राज्य की राजधानी नगर है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्षों से है? प्रश्न है, प्रश्न को फिर से सुनिए। पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्षों से है? ऑप्शन ए है 1000 वर्ष, बी है दूसरा है 1500 वर्ष, तीसरा है 2500 वर्ष और चौथा है 3000 वर्ष। तो पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्षों से है बच्चों? तो हमारा आंसर क्या है? 2500 वर्ष पूर्व, यानी 2500 वर्ष पुराना हमारा पाटलिपुत्र का इतिहास है। तो ऑप्शन जो है तीसरा यानी सी हमारा सही है। चौथे प्रश्न जब चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, दामोदर गुप्त की रचना है। तो दामोदर गुप्त की रचना क्या है? ऑप्शन 4 है रघुवंशम है, दूसरा कुट्टनिम ताख्य है, चौथा अष्टाध्यायी है, पांचवा काव्य मीमांसा है। तो पूछा है दामोदर गुप्त की रचना क्या है, तो आंसर दीजिए। आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कुट्टनिम ताख्य हमारा जो है दामोदर गुप्त की रचना है। आंसर दूसरा यानी कि बी सही है। ठीक है, जब पांचवें प्रश्न की जब चलते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है, महितिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम किसे कहा गया है? बच्चों हमारा प्रश्न उत्तर जो पेपर में, बिहार के पेपर में हिंदी में आएगा। संस्कृत का पेपर है लेकिन प्रश्न उत्तर हिंदी में आएगा, इसलिए प्रश्न उत्तर की जो है हमने हिंदी में बनाया है। ठीक है, ठीक है। तो इसके प्रश्न हमारा पांचवा है, पाटलिपुत्र महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र को, बी राजगिरी को, और जो है सी हमारा तीसरा हमारा पटना को, और चौथा मिथिला को। किसको जो है हमारा जो है राजगिरी यानी कि यानी कि सरस्वती कुल गृहम और महितल तिलकम कहा गया है। किसको कहा गया है? तो यह जो है पाटलिपुत्र को कहा गया है। किसको कहा गया है? पाटलिपुत्र को पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का कुलग्रीव और महानगर कहा है। यह जो कथन है महितिलकम, यह किसके पुस्तक में कहाँ वर्णित है बच्चों? तो हमने पढ़ाया था, यह जो है दामोदर गुप्त की रचना जो है, दामोदर गुप्त की जो रचना है कुट्टनिम ताख्य, उसमें यह लाइन यह प्राप्त होता है, उन्हीं के पुस्तक में यह लिखा गया है। ठीक है, तो यह किसके द्वारा कहा गया है? तो दामोदर गुप्त के द्वारा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, महिम तलम तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम किसने कहा है? तो दामोदर गुप्त ने कहा। किस पुस्तक से प्राप्त होता है? तो कुट्टनिम ताख्य पुस्तक से प्राप्त होता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन ऐसे भी बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है महि तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम किसे कहा गया है? तो पाटलिपुत्र को कहा गया है। चलते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां हमारा प्रश्न है कि पुरंदर शब्द किसके लिए आया? यहाँ पे एक पुरंदर शब्द आया है, तो पुरंदर शब्द किसके लिए आया है? ऑप्शन ए है वायु के लिए,
बी है पुष्प के लिए, सी इंद्र के लिए और डी शिव भगवान के लिए। तो पुरंदर शब्द किसके लिए आया, पर्यायवाची इसका पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, तो आंसर हमारा होगा कि जो पुरंदर शब्द आया है, पुरंदर इंद्र के लिए आया। किसके लिए आया है, इंद्र के लिए आया है। यानी कि हमारा जो इस पंक्ति था, जो ये पंक्ति हमारी जो है उसी दामोदर गुप्त की जो है पुस्तक कोट्टनिमताखे में लिखा गया है कि इंद्र जिस प्रकार इंद्र का स्थान स्वर्ग है, उसी प्रकार उन्होंने पाटलिपुत्र को इंद्र के स्वर्ग के समान बताया है। ठीक है, दामोदर गुप्त ने इंद्र के स्वर्ग के समान पाटलिपुत्र को बताया है। तो यहाँ पे जो पुरंदर शब्द है वह इंद्र के लिए आया है। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न चलते हैं। बुद्ध काल के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था। प्रश्न है, बुद्ध काल के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था। ठीक है, बुद्ध काल के समय जो है पाटलिपुत्र का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए है पुष्पपुरम, बी है पाटलीग्राम, सी है पाटलपुर और डी है गया। तो क्या ऑप्शन सही है बच्चों, तो हमारा यहाँ पे पाटलीग्राम जो है भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम था। जब भगवान बुद्ध रहते थे, मतलब जब यहाँ आए पाटलीग्राम में, तो गंगा के किनारे इतिहास में वर्णित है, गंगा के किनारे पाटली नाम का एक ग्राम था जहाँ भगवान बुद्ध आया करते थे। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, पाटलीग्राम है। पाटलिपुत्र को बुद्ध काल के समय में पाटली ग्राम कहा गया था। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने किस ग्राम को महानगर कहा। आप प्रश्न है एक बार फिर सुनिए, भगवान बुद्ध ने किस ग्राम को महानगर कहा था। ऑप्शन ए है गया, बी है बोध गया, सी है पाटलीग्राम और डी है पाटलिपुत्र। ठीक है, तो किसे जो है महानगर कहा था। ठीक है, भगवान बुद्ध ने किसे महानगर कहा था। तो हमारा क्या ऑप्शन सही होगा बच्चों, तो हमारा पाटलिपुत्र हमारा जो है ऑप्शन सही, उन्होंने पाटलिपुत्र को महानगर कहा। पाटलिपुत्र पाटलीग्राम को महानगर कहा। शायद बच्चों यहाँ पे पाटलीग्राम को उन्होंने महानगर कहा कि यह जो एक दिन यह जो है पाटलीग्राम महानगर के रूप में जो है विकसित होगी। ठीक है, तो बी हमारा सी तीसरा ऑप्शन सही है। अगला चलते हैं, चौथा प्रश्न हमारा है, पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था किस राजा के शासनकाल में उत्कृष्ट पर था। ठीक है, 9वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था किस राजा के शासनकाल में उत्कृष्ट पे था। तो बच्चों आंसर दीजिए। आंसर पहला हमारा है अशोक, दूसरा औरंगजेब, तीसरा बिंबिसार और चौथा चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसके काल में जो है शोभा पूछा है, शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट पे था। किस पे था, उत्कृष्ट पे, सर्वोपरि था, उत्कृष्ट पे था। तो किस राजा के शासनकाल में। तो आंसर क्या होगा बच्चों, तो आंसर हमारा होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था, शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट पे था। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है 9वें प्रश्न का। 10वें प्रश्न चलते हैं। 10वां हमारा प्रश्न है कि राजा अशोक के समय में, क्या प्रश्न है, राजा अशोक के समय में पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसी थी। ऑप्शन ए है दर्शनीय थी, सुव्यवस्थित थी, उत्कृष्ट थी कि दर्शनीय थी। तो क्या था जब राजा अशोक के, प्रश्न है राजा अशोक। ठीक है, राजा अशोक के समय पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था कैसी थी। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रियदर्शनी थी, देखने योग्य थी, सबके लिए प्रिय थी। ठीक है, क्या आंसर सही है, प्रियदर्शनी सही है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है 10वें प्रश्न का। ठीक है, आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां हमारा प्रश्न है बच्चों कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। प्रश्न है मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। तो प्रश्न ऑप्शन ए है यूनान का, बी है एशिया का, सी है गजनी का और डी है अफगानिस्तान का। तो मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था बच्चों। तो हमारा ऑप्शन क्या सही है, मेगास्थनीज जो है यूनान का राजदूत था। ठीक है, कहाँ का राजदूत था, यूनान का राजदूत था। यहाँ प्रश्न एक और बनेगा, मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था। तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो है भारत आया था। कौन, ये हमारा जो है यूनान शासक मेगास्थनीज है। ठीक है, किस राजा का राजदूत था। प्रश्न यहाँ पे है कि एक प्रश्न होगा किसके राज शासन काल में आया था। तो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। दूसरा प्रश्न है कि जो मेगास्थनीज था वह किस राजा का राजदूत था। तो सेल्यूकस का, किसका,
सेल्यूकस का जो है राजदूत, राजा एक सेल्यूकस थे, उनके जो है ये राजदूत था। कौन? जो मेगास्थनीज। ठीक है, अगला चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ बच्चों। 12वां प्रश्न है, काव्य मीमांसा किस कवि की रचना है? प्रश्न है, काव्य मीमांसा किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए है भारवी की, बी हमारा है ऑप्शन ए है भारवी, बी है राजशेखर, सी नारायण पंडित, डी कालिदास। तो किसके कवि हैं? काव्य मीमांसा किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन क्या सही होगा? तो ऑप्शन हमारा बच्चों सही है, राजशेखर की। किसकी है? राजशेखर की। दूसरा प्रश्न घुमाएगा बच्चों, एक हो गया काव्य मीमांसा किस कवि की रचना है, तो राजशेखर की। दूसरी प्रश्न इसे घुमाएगा कि राजशेखर की रचना कौन सी है। ठीक है, प्रश्न होगा राजशेखर की रचना कौन सी है, तो जैसे देगा काव्य मीमांसा, कुटनिम्ताख्य, जो है रघुवंशम, और जो है अभिज्ञान शाकुंतलम। इस तरह से क्वेश्चन घुमाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर होना चाहिए काव्य मीमांसा। राजशेखर की रचना क्या है? काव्य मीमांसा। यहाँ पे प्रश्न पूछा काव्य मीमांसा किस कवि की रचना है, तो राजशेखर की। ठीक है बच्चों, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है 12वां का। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न हमारा है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए कालिदास की, बी पतंजलि की, सी पाणिनि की, डी वरुरुचि की। किसकी है? वरुरुचि किसकी है अष्टाध्यायी? तो पाणिनि की है। किसकी है बच्चों? यहाँ पे पाणिनि की जो रचना है अष्टाध्यायी, पाणिनि की रचना है। ठीक है, उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। ठीक, यहाँ पे योग दर्शन एक रचना है योग दर्शन। योग दर्शन किसकी रचना है? तो योग दर्शन जो है हमारा पतंजलि की रचना है। ठीक है, पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की, जो है जिसमें योग की बातें बताई गई है। ठीक है, और जो है यहाँ पे कालिदास के 7 रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशी, और जो है रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, और ऋतु संहारम। कुल मिलाकर इनकी 7 रचना है, किसकी? कालिदास की। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 14वां प्रश्न है, प्राचीन संस्कृति ग्रंथ पुराणों में पाटलिपुत्र का क्या नाम है? प्रश्न जो है, प्राचीन संस्कृति जो ग्रंथ पुराण है, क्या है? पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम प्राप्त होता है। तो क्या नाम प्राप्त होता है पाटलिपुत्र का, जो हमारा संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त होता है? जो पुराण है, जो संस्कृत में हमारा पुराण है, उसमें पाटलिपुत्र का क्या नाम प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए है पाटिलग्राम, बी है पाटल पुष्प, सी है पुष्पपूरम कुसुमपूरम, और डी है मगध। तो कौन सा प्राप्त होता हमारा जो है, कहाँ पे प्रश्न हमारा है, कहाँ पे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ पुराणों में पाटलिपुत्र का क्या नाम प्राप्त होता है? तो हमारा नाम प्राप्त होता है, क्या नाम प्राप्त होता है बच्चों? तो यहाँ पे हमारा ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन सही होगा? पाटलिपुत्र संस्कृत ग्रंथों में जो है पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन 4 है पाटिलग्राम, और जो है पाटल पुष्प, पुष्पपूरम, कुसुमपूरम, मगध। तो क्या आंसर सही है बच्चों? तो यहाँ पे हमारा जो है पुष्पपूरम और मगध, कुसुमपूरम जो है ऑप्शन सही है। पाटलिपुत्र का नाम पुराणों में हमारे जो पुष्पपूरम और कुसुमपूरम नाम से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ठीक है, तो हमारा जो है तीसरा यानी सी ऑप्शन सही है हमारे प्रश्न का, 14वें प्रश्न का। अगला देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर के समीप किसका उत्पादन अधिक था? ठीक है, जो पाटलिपुत्र के समीप किसका उत्पादन अधिक था? पुष्प का, फल का, अनाज का, सभी का। तो किसका उत्पादन बहुत अधिक था? कहाँ? पाटलिपुत्र के समय। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा बच्चों? तो हमारा यहाँ पे पुष्पों की जो उत्पादकता बहुत अधिक थी, पुष्पों का मेला लगता था पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो पुष्प की उत्पादकता सबसे अधिक थी कहाँ? पाटलिपुत्र नगर के समीप। ठीक है, इसलिए उसका नाम पुष्पपूरम और कुसुमपूरम पड़ा पुराणों में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे पाटलिपुत्र में उस समय बहुत अधिक पुष्प पैदा किए जाते थे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसका नाम पुष्पपूरम और कुसुमपूरम पड़ा, जो हमारे पुराणों से प्राप्त होता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है 15 का। ठीक है, 16 प्रश्न की चलते हैं। 16 प्रश्न है 16वां, पाटलिपुत्र किस शब्द से बना है? प्रश्न हमारा है पाटलिपुत्र जो है किस शब्द से बना है? ठीक है, पाटलिपुत्र किस शब्द से बना है? पुष्पपूरम से, पाटल पुष्पराम से,
पुष्पाराम से इनमें से कोई नहीं। तो किससे बना है बच्चों? हमारा जो है किससे बना है? हमारा इस पर पाटल पुष्पाराम से बना है पाटलिपुत्र। यह इंपॉर्टेंट है, पूछे किस शब्द से बना है। ठीक है, तो पाटल पुष्पाराम शब्द से यह बना है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 16 का बी दूसरा आंसर सही है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं 17 प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? प्रश्न है, शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? पुष्प महोत्सव, फल महोत्सव, कौमुदी मेला। तो शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? तो बच्चों क्या ऑप्शन हमारा सही है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही है, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था शरद काल में। कौन से काल में? शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, 17 प्रश्न का हमारा बी सी ऑप्शन सही, यानी कि तीसरा आंसर सही है। ठीक है, 17 का। चलते हैं 18 प्रश्न की तरफ। 18 प्रश्न है बच्चों, गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? प्रश्न है कि गुप्त वंश का जब शासन था तो कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है पुष्प महोत्सव, बी है फल महोत्सव, सी है कौमुदी महोत्सव और डी है कौमुदी मेला। तो कौन सा महोत्सव मनाया जाता था जब गुप्त वंश था? तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर हमारा सी सही है, यानी कि कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था गुप्त वंश के शासन काल में। ठीक है, तो 18 का हमारा सी ऑप्शन सही है, तीसरा आंसर सही है बच्चों। ठीक, 19 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 हमारा प्रश्न है, क्या है प्रश्न? 19 प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई देता है? ठीक है, आज जो है वर्तमान में हमारा मान लीजिए कौमुदी महोत्सव किस अवसर पे दिखाई देता है? ठीक है, प्रश्न ऑप्शन ए है रामनवमी, बी है दुर्गा पूजा, सी है दीपावली, डी है होली। तो कौमुदी महोत्सव हमारा किस अवसर पर दिखाई देता है बच्चों? तो क्या आंसर सही होगा? हमारा आंसर सही होगा, दुर्गा पूजा के समय जो है कौमुदी महोत्सव दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि कौमुदी महोत्सव फूलों का महोत्सव था, तो इसलिए दुर्गा पूजा पे जो है ऐसा फूल इत्यादि सभी दिखाई देते हैं। तो दुर्गा पूजा पे जो है कौमुदी महोत्सव दिखाई देता है। ठीक है, अगले चलते हैं 20 प्रश्न की तरफ। 20 हमारा प्रश्न है, किस काल में पाटलिपुत्र जीर्ण था? कौन सा ऐसा काल था जहाँ पे पाटलिपुत्र अपनी जीर्ण अवस्था में थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्राचीन काल में, बी मध्यकाल में, सी उत्तर मध्यकाल में और डी मध्यकाल में। ठीक है, प्राचीन काल में, वर्तमान काल में, उत्तर मध्यकाल में और मध्यकाल में। तो किस काल में जो है पाटलिपुत्र जीर्ण था? तो बताइए बच्चों कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ पे हमारा आंसर सही होगा डी, यानी कि चौथा आंसर सही है। जो हमारा जो है पूछा पाटलिपुत्र किस काल में जो है, किस काल में पाटलिपुत्र जीर्ण था? तो मध्यकाल में जीर्ण अवस्था में था। लगभग 1000 वर्षों तक जो है पाटलिपुत्र जीर्ण रहा, यानी कि उसमें उस पर कोई शासन करने वाला नहीं था, वह अपने लुप्त अवस्था में था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछेगा कितने वर्षों तक जो है पाटलिपुत्र जीर्ण था? तो 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र जो है जीर्ण था। ठीक है बच्चों, यहाँ 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। किस काल में पाटलिपुत्र जीर्ण था? तो मध्यकाल में। कितने वर्षों तक जीर्ण था? तो 1000 वर्षों तक जीर्ण था। ठीक है, दोनों आंसर को याद रखिएगा। आगे चलते हैं 21 प्रश्न की तरफ। 21 वहाँ प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ऑप्शन ए है विशाख दत्त, बी है शूद्रक, सी है कालिदास और डी है कृष्ण मिश्र। तो यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की रचना है। किसकी है? विशाख दत्त की रचना हमारा जो है मुद्रा राक्षस है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है 21 का। वेरी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो है बोर्ड के पेपर, बिहार के बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 22 प्रश्न की तरफ बच्चों। 22 हमारा प्रश्न कहता है कि मुगल काल वंश में कौन सा नगर समृद्ध था? ठीक है, पूछा है कि मुगल काल वंश में, जो मुगलों का काल था उस समय कौन सा नगर जो है समृद्ध था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है पटना, बी है पाटलिपुत्र, सी है वैशाली और डी है नालंदा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? मुगल काल वंश में कौन सा नगर समृद्ध हो गया था? तो आंसर क्या सही है दोस्तों? पाटलिपुत्र जो है मुगल काल वंश में समृद्ध हो गया था, क्योंकि इससे पहले मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र जीर्ण अवस्था में था, लगभग 1000 वर्षों तक जीर्ण था। तो जब मुगल काल आए, जब मुगल लोग भारत में आए तो पाटलिपुत्र को जो है समृद्ध बना दिया। तो प्रश्न है मुगल काल वंश में
कौन सा नगर समृद्ध हो गया था? तो पाटलिपुत्र नगर जो है समृद्ध हो गया। तो बी ऑप्शन सही है 22 का। ठीक है, आगे प्रश्न है 23 प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में विकसित हो गया? ठीक है, तो किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र विकसित हो गया? तो ऑप्शन ए है मुगल वंश काल में, बी है विकसित हो गया। यहाँ क्वेश्चन को लेबल को ध्यान रखिएगा, यहाँ विकसित पूछा है और अगले प्रश्न में हमारा था कि यहाँ पे समृद्ध हो गया। ठीक है, कौन सा नगर समृद्ध हो गया? तो पाटलिपुत्र समृद्ध हो गया मुगल काल वंश में। और अगले प्रश्न है, थोड़ा सा इस प्रश्न की जो घुमाया है आंसर इसका चेंज होगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किसके शासन काल में विकसित हो गया था? पाटलिपुत्र किसके शासन काल में पूर्ण रूप से विकसित हो गया था? उसमें समृद्ध हुआ था, 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण था। तो मुगल जब आए तो पाटलिपुत्र समृद्ध हो गया, उस पर मुगल वंश लोग शासन करने लगे। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है पाटलिपुत्र किसके शासन काल में विकसित हो गया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है मुगल वंश काल में, आंग्ल शासक काल में, और तीसरा हमारा है गुप्त वंश काल में, और डी है मराठा वंश काल में। तो किस में जो है समृद्ध विकसित हो गया था बच्चों? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? विकसित हो गया। तो आंसर हमारा जब अंग्रेज भारत आए तो वहाँ पे जो है पाटलिपुत्र और अधिक विकसित हो गया कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है अंग्रेज लोग जो नील की खेती इत्यादि कराने लगे, यहीं पे अपनी शासन व्यवस्था चलाने लगे। तो इसलिए जो है जब अंग्रेज लोग भारत में आए तो जो पाटलिपुत्र है बहुत अधिक विकसित हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे विकसित है, वहाँ पे समृद्ध है। क्वेश्चन का एक आंसर का आंसर है, मतलब एक शब्दों का हेर फेर है बच्चों, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि मुगल वंश में समृद्ध हुआ था पाटलिपुत्र और आंग्ल शासन काल में विकसित हुआ था पाटलिपुत्र। ठीक है, दोनों का आंसर चेंज है थोड़ा सा। ठीक है, आगे प्रश्न चलते हैं। आगे प्रश्न हमारा 24 है, किस काल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ? ठीक है, प्रश्न हमारा है किस काल में पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ? ठीक है, तो प्राचीन काल में, वर्तमान काल में, उत्तर मध्य काल में, मध्य काल में। ऑप्शन ए है प्राचीन काल में, बी है वर्तमान काल में, सी है उत्तर मध्य काल में, और डी है मध्य काल में। तो किस में विकसित हुआ था? तो हमारा जो है मध्य काल में जो है विकसित हो गया था। ठीक है, किस काल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? किस काल में? मध्य काल में। आंसर जो है मध्य काल में ही वो पटना के नाम से विकसित हो गया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही, यानी कि चौथा आंसर सही है 24 का। 25 प्रश्न चलते हैं। 25 प्रश्न है, पटना किस शब्द से बना है? पटना शब्द किस शब्द से बना है बच्चों? तो हमारा ऑप्शन है पटन से, पाटल से, पत्तल से, पटना से। तो पटना किस शब्द से बना है? यहाँ पे शब्द पूछा है कि पटना शब्द किससे बना है? तो ऑप्शन जो है तीसरा सही है, यानी कि सी सही है, पत्तन शब्द से पटना बना है। ठीक है, किससे बना है? पटना जो शब्द बना है पत्तन शब्द से पटना बना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पूछ सकता है कि पटना किस शब्द से बना है, तो पत्तन शब्द से बना है। 26 प्रश्न चलते हैं, पटना की देवी कौन है? ठीक है, प्रश्न है पटना की देवी कौन है? तो ऑप्शन ए है पटना देवी, पटन देवी, पाटलिपुत्र देवी और पाटन देवी। तो कौन है पटना की देवी कौन है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन ऑप्शन देगा कि आप लोग उलझ जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही हो पटन देवी। क्या है? पटन देवी जो है पटना की देवी है। ठीक है, पटना देवी नहीं है, पाटलिपुत्री देवी नहीं है, पाटन देवी भी नहीं है, पटन देवी नहीं है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि इस पटन देवी जो है पटना की देवी कही जाती हैं। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है 26 का। 27 पर चलते हैं। 27 हमारा प्रश्न है बच्चों 27 प्रश्न है, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? ठीक है, पूछा है पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए है गंगा, बी है यमुना, सी है गंडक और डी है फल्गु। तो कौन सा आंसर सही है बच्चों? यहाँ पे जो है पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है। एक क्वेश्चन हुआ, यहाँ पूछेगा पटना किस नदी किनारे बसा है? दूसरा प्रश्न है पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती, ये सही है। पूछेगा पटना गंगा के किस नदी के तरफ किस दिशा की ओर है? तो उत्तर जो है पटना जो है गंगा नदी की दक्षिण दिशा की तरफ है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे होगा बच्चों कि पटना किस नदी के किनारे बसा है? पटना किस नदी के किनारे बसा है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। किस नदी के किनारे बसा हो? नदी के किनारे है। ठीक है, किनारे
किनारे बसा है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछेगा। तो हमारा जो है पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है। पटना गंगा के किस दिशा में? तो दक्षिण दिशा में है। और तीसरा है पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न का उत्तर 27 का ए सही है, गंगा नदी किनारे। ठीक है, ये भी, इस प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा। आगे है 28 प्रश्न। 28 प्रश्न है, गांधी सेतु पुल किस नदी पर बना है? ठीक है, प्रश्न सुनिए बच्चों, प्रश्न है गांधी सेतु पुल किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन ए है गंडक, बी है गंगा नदी, सी है सोन नदी और डी है यमुना नदी। तो किस नदी पे बना है हमारा जो है बसा है जो है गांधी सेतु पुल बच्चों? तो हमारा जो है गंगा नदी पर बना है। ठीक है, गंगा नदी पर जो है गांधी सेतु पुल बना है। ठीक है, ये हो गया किस नदी पर गंगा सेतु पुल बना है? तो गांधी नदी पर। पूछे गांधी सेतु पुल किस नदी पर बना है? तो गंगा नदी पर। या पूछे गंगा नदी पटना में कौन सा पुल बना है? तो गांधी सेतु पुल बना है। गंगा नदी पटना पर कौन सा पुल बना है? तो गांधी सेतु पुल बना है। ठीक है, सोन नदी को हमारे जो है बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ ले। सोन नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, नदी भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी सही है, दूसरा सही है। अगला चलते हैं 29 की तरफ। 29 प्रश्न है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल क्या है? पूछा एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? ठीक है, तो एशिया का पूछा है बच्चों, क्योंकि हम लोग जो है एशिया में रहते हैं। ठीक है, कौन से अथवा में रहते हैं? एशिया महादेश में, देश में हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पूछा है एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो ऑप्शन ए है गांधी सेतु पुल, बी है राम सेतु पुल, सी है अटल सेतु पुल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही है बच्चों? तो यहाँ पे जो है एशिया का सबसे बड़ा पुल जो है हमारा जो है गांधी सेतु पुल है। ठीक है, पूछेगा किस नदी पर है? गंगा नदी पर। कहाँ पे है? बिहार में है। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो गांधी सेतु पुल है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ये सही है। ये पूछे किस नदी पे है? तो गंगा नदी पे है। कहाँ पे है? तो बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, सबसे बड़ा है एशिया का, बिहार में है और गंगा सेतु पुल इसका नाम है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ए ऑप्शन, यहाँ तो 3 क्वेश्चन है तो इसको ध्यान रखिएगा। 29 का ए ऑप्शन सही है। चलते हैं 30 की तरफ। 30 है, सिखों के 10वें गुरु का क्या नाम है? प्रश्न है सिखों के 10वें गुरु का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है गुरु नानक, बी है गुरु गोविंद सिंह, सी है गुरु अमरदास और डी है गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा, यहाँ पे आंसर है गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु हैं। ठीक है, कुल सिखों में कितने गुरु हुए थे? कुल सिखों में 10 गुरु हुए थे। कितने हुए थे? 10 गुरु सिखों में कुल हुए थे, जिनमें से पहले हमारे हैं कौन है? जिनमें से हमारे पहले गुरु हैं, कुल 10 गुरु हुए थे। ठीक है, कितने हुए थे? कुल 10 गुरु हुए थे। पहले गुरु जो है गुरु नानक है। क्या है? गुरु नानक जो पहले गुरु हैं। और 10वें गुरु जो हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, पहले गुरु गुरु नानक है और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है पटना बिहार में हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना जो है बिहार में हुआ था। यह सिखों के 10वें गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो पहले गुरु नानक और दूसरे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे कुल 10 गुरु हैं, जिनमें से पहले गुरु नानक है और 10वें जो है गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा प्रश्नोत्तरी था। जो है 30 प्रश्न जो था हमारा जो है पाटलिपुत्र वैभव से बना। जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से 2-4 प्रश्न तो पेपर में अवश्य ही पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे जो बोर्ड के पेपर में 100 पूछे जाते हैं बच्चों, तो इसको ध्यान रखते हुए इस सारे प्रश्न को आप लोग जो है हल कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको पेपर के समय आसानी से इसको पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है बच्चों। फिर हम जो है नए टॉपिक पे नए क्लास को फिर से लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृता। ठीक है बच्चों।